हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता ने 2 लोगों को गोली मार दी, जबकि एक आदमी को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बवाल तब हुआ जब वहां बच्चों के बीच मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर एआईएमआईएम नेता फारूक अहमद ने वहां फायरिंग शुरू कर दी। जो तस्वीर सामने आई उसमें 2 लड़के सड़क पर आपस में लड़ते दिखे। इसी बीच फारूक अहमद ने नीले रंग की टी-शर्ट पहने लड़के पर गोली चला दी। इस पर एक आदमी ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया और अगले ही पल उस पर भी गोली चला दी। इसके बाद तो वहां जैसे भगदड़ मच गई। गोली लगते ही लड़का जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इतना सब होने के बाद भी एआईएमआईएम नेता वहां से भागा नहीं, बल्कि जमीन पर गिरे लड़के पर गोली चलाने के लिए फिर से पिस्तौल तान दी। ये देखकर घायल आदमी ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की तो उसने उस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। और तो और वो लोगों को चाकू से डराने की कोशिश करता भी दिखाई दिया। इस घटना के बाद कई लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो भागने की जगह उन्हें पिस्तौल और चाकू से डराने लगा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग इस घटना में घायल लोगों को संभालते हुए दिखाई दिए। बाद में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने एआईएमआईएम नेता फारूक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां एक रेलवे ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से 2 ट्रेनों को आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक्टर से अलग होकर पटरी पर फंस गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस और कई लोगों ने उसे रस्सी से बांधकर पटरी से हटाया। हालांकि इससे पहले वहां अफरा तफरी जैसे हालात बने रहे, क्योंकि कुछ ही देर में 2 ट्रेनों को वहां से गुजरना था। घटना की जानकारी स्टेशन मास्टर को मिली तो उन्होंने ट्रेनों को कुछ दूरी पर ही रुकवा दिया, जिसके बाद ट्रॉली को निकालने की कवायद शुरू हुई। बताया गया कि ट्रॉली का कोई बोल्ट टूट गया और वो ट्रैक्टर से अलग होकर रेलवे क्रॉसिंग पर ही अटक गई। उसे चला रहा ड्राइवर और वहां मौजूद लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गन्ने से भरी वो ट्रॉली हिली तक नहीं। इसके बाद एक रस्सी की मदद से उसे ट्रैक्टर से बांधा गया और फिर जैसे तैसे खिसकाकर उसे ट्रैक से निकाला गया। ट्रैक्टर निकाला, इसके बाद गेट बंद किया गया, उसके बाद ट्राई निकली। इस घटना की वजह से दोनों ट्रेनों को करीब आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में ट्रेनें वहां से निकल गईं। गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिन के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। देर रात कोलकाता पहुंचते ही एयरपोर्ट पर कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष समेत कई नेताओं ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद अमित शाह वहां से रवाना हो गए। कोलकाता पहुंचने पर अमित शाह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कोलकाता पहुंच गया हूं। गुरुदेव टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस पुण्य भूमि को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कई अहम बैठक करेंगे। पिछले दिनों राज्य में हुई राजनीतिक घटनाओं की वजह से अमित शाह के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 1 महीने पहले अमित शाह ने बंगाल विधानसभा में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था और उसी लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कमान संभाल ली है। अपने इस 2 दिन के दौरे की शुरुआत में वो रामकृष्ण मिशन से करेंगे और वहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देंगे, जबकि दोपहर में वो मेदिनीपुर में मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे और इसके साथ ही शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाएंगे। दोपहर में ही वो देवी महामाया मंदिर में पूजा करेंगे, जिसके बाद अमित शाह मेदिनीपुर के बेलीजोपुरी गांव में एक किसान के घर खाना खाएंगे और इसके बाद वो मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करेंगे और शाम को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह विश्व भारती विश्वविद्यालय के दौरे पर जाएंगे और दोपहर में लोक गायक के घर पर खाना खाएंगे, जिसके बाद वो बोलपुर में एक रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद अमित शाह के इस दौरे के लिए सुरक्षा पर खासा ध्यान रखा गया है। जवानों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है, जबकि सीआरपीएफ ने भी बंगाल पुलिस को खत लिखकर नड्डा के दौरे में सुरक्षा के लिहाज से खामियों का ब्यौरा मांगा, जबकि अमित शाह की सुरक्षा के लिए सहयोग भी मांगा गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों की भी 1 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर नजर रखने के आदेश दिए गए।
इस बीच बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज 18 के सामने ये बड़ा दावा किया कि जल्द ही टीएमसी के कई सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी एंड बंगाल इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय जी जॉइंस अस। कैलाश जी, एक बड़ा अहम दौरा है अमित शाह जी का। पहली बात, सब जानना चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कब ज्वाइन करेंगे और उनके साथ कितने लोग ज्वाइन करेंगे? मेदिनीपुर में ज्वाइन करेंगे, उनके साथ काफ़ी विधायक भी आएंगे, सांसद आएंगे, जिला पंचायत के प्रतिनिधि आएंगे, संगठन के जिले के लोग भी ज्वाइन करेंगे और लगभग 50,000 लोगों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। ममता दीदी ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी करी है अपने घर पे। उन्होंने ये भी कहा, साथ में ये भी कहा है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो यू टर्न मार चुके हैं और कह चुके हैं कि हम टीएमसी के साथ रहेंगे। उसमें जो 2-3 विधायक जिन्होंने रिजाइन किया था वो भी शामिल है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक तरह का झटका होगा? देखिए, हम टीएमसी में बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, पर हम सभी को नहीं लेंगे। जो माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं हम उनको कतई नहीं लेंगे। इसलिए टीएमसी में सारे लोग हमारे साथ आएँ ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो अच्छे लोग होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, जो बंगाल का विकास चाहते हैं, जो सोनार बांग्ला के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसे लोग हमारी पार्टी में। एक बड़े अहम जो बात उनके इस दौरे में होगी कि वो किसान के घर जाके खाना खाएंगे। एक बॉल जो परिवार है उनके घर पे जाके खाना खाएंगे। क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी इन गैदरिंग्स के द्वारा? हमेशा ही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई, तब भी किसी गरीब व्यक्ति के घर जाते थे, किसी दलित समाज के व्यक्ति के घर जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। तो वो हमेशा उनकी परंपरा है। जब वो गुजरात में मंत्री थे तब भी ऐसे ही करते थे। जब भी प्रवास पे जाते थे तो भोजन वो किसी ऐसे गरीब कार्यकर्ता क्या करते थे। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी दवा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के बुरे असर का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगाए जाने के 10 मिनट के अंदर ही अलास्का के 2 स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी। बताया गया कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर भी तेजी से गिरने लगा। इससे पहले वहां किसी टीके या दवाओं से एलर्जी रखने वाले लोगों को टीका नहीं लगवाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक बीमार पड़े एक स्वास्थ्य कर्मी को किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं थी। इसके बावजूद उसकी हालत बिगड़ गई। हालांकि अमेरिका में इन मामलों के बावजूद वैक्सीन लगाए जाने का काम नहीं रोका जाएगा। ठीक ऐसा ही ब्रिटेन के 2 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी हुआ था, जब टीका लगाए जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी। टीएमसी का साथ छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न लिया और उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए इसे अपनी गलती बताया और गलती को ठीक करने के साथ ही टीएमसी के साथ ही रहने का दावा किया। इससे पहले जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर उनका विरोध भी किया था। पहले दल का साथ विरोध, फिर घर वापसी। हम लोग का साथ है आसनसोल का तृणमूल नेता जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र जी, आपका साथ पहले दल का एवं फिराद हकीम आपके चिट्ठी लेके बहुत चर्चा हुआ है, फिर घर वापसी, तृणमूल में आप फिर ज्वाइन कर लिए। क्या हुआ था? क्या आपका प्लान था? बीजेपी में जाने के लिए आपका कोई ये था? देखिए, बीजेपी में जाने के बारे में कभी मैं सोच भी नहीं सकता। दीदी के साथ था, दीदी के साथ हूँ, आने वाले दिनों में भी दीदी के साथ ही रहूँगा। पार्टी से अलग होने का जो निर्णय मैंने लिया था, इसके बाद मुझे पता चला कि ये सुनकर दीदी को बहुत बुरा लगा है और मैं दीदी के दुख का कारण बनूं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता है। इसलिए मैंने ये बता दिया है कि नहीं, मैं दीदी के साथ ही रहूँगा और मेरे कारण से दीदी को कभी दुख ना हो, ये प्रयास मैं करूँगा। चिट्ठी आप लिखे थे, उस चिट्ठी क्यों लिखे थे? देखिए, वो जो चिट्ठी क्यों लिखा था, इन सारे बातों पर यदि चर्चा करूँ तो आज जो अच्छा माहौल है, ये माहौल फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए उन बातों पर अब चर्चा मैं नहीं करना चाहता। 2021 में चुनाव है, आसनसोल में आप जाकर क्या फिर बीजेपी के साथ लड़ाई में आप फिर जुड़ेंगे? बिल्कुल। दीदी को फिर से मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाना है और इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग मिलकर लड़ेंगे। क्या बात हुआ आज जो बैठक हुआ, क्या बात हुआ? देखिए, बात कुछ नहीं, मैंने कहा है कि मेरे कारण यदि दीदी को दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए उनसे क्षमा याचना करता हूं। आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां दुकान के किराए को लेकर 2 पक्षों में खूब बवाल हुआ। बताया गया कि इस मुद्दे पर उनके बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि वो आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। देखते ही देखते दुकान के बाहर का इलाका जंग का मैदान बन गया। एक तरफ दुकान के मालिक के लोग थे
जबकि दूसरी तरफ किराएदार, और वो सभी किराए के महज चंद पैसों के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस दौरान एक महिला वहां पहुंची और बीच बचाव करने लगी, लेकिन लोगों ने उसका भी लिहाज नहीं किया। डंडे, पत्थर, जिसको जो मिला वो उसी के साथ इस जंग में शामिल हो गया। काफी देर तक चली इस मारपीट में कुछ लोग घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। ये बवाल जिस जगह हुआ वहां से पुलिस थाना कुछ ही दूरी पर था। हालांकि बाद में कुछ पुलिस वाले आए और फिर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बवाल खत्म कराया। एक के बाद एक अपने विधायकों के टीएमसी छोड़कर जाने से न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है, जिससे गुस्साए टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के विरोध में दुर्गापुर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर जाने वाले विधायकों के पुतले जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। कुछ युवाओं ने लालू यादव को अपनी किडनी देने की पेशकश की। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ युवाओं ने बीमार लालू यादव को अपनी किडनी देने की पेशकश की। चारा घोटाले में दोषी लालू यादव इन दिनों रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और हम लोग अपनी किडनी देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कोरोना संकट की वजह से यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल न होने पाने वालों को फिर मौका देने की मांग की गई। इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। साथ ही यूपीएससी से भी पूछा कि वो छात्रों को एक और मौका देगा या नहीं। अब इस मामले पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। मेजबान न्यूजीलैंड ने पहले टी20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 154 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे न्यूजीलैंड ने 7 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। दिल्ली पुलिस ने एचडीएफसी बैंक से 300 करोड़ की धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी वैभव शर्मा एक निजी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर काम करता था। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। किसान आंदोलन पर रणनीति तय करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक आज बुलाई है। जयपुर में होने वाली इस बैठक में किसान आंदोलन पर पार्टी की रणनीति के साथ ही एनडीए को समर्थन जारी रखने या अलग होने पर फैसला हो सकता है। इस बैठक की जानकारी उन्होंने खुद एक ट्वीट करके दी है। आपको बता दें, बेनीवाल ने कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया था और साथ ही 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच की चेतावनी भी दी थी। हालांकि माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के साथ ही बेनीवाल कई दूसरी वजहों से भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी उस वक्त साफ हो गई थी जब एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी उन्होंने शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए वसुंधरा राजे पर भी सीधा हमला बोला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी। मुंबई के करी रोड रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के उतरने के दौरान ट्रेन चल पड़ी। वो अपने 4 साल के पोते के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर रही थी। तभी कुछ ही देर पहले वहां आकर रुकी लोकल ट्रेन चल पड़ी, लेकिन इतनी देर में बुजुर्ग उतर नहीं पाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली जगह के बेहद नजदीक जा गिरी। बुजुर्ग के साथ मौजूद उनका पोता तो पहले ही प्लेटफॉर्म पर उतर चुका था, लेकिन उसने अपनी दादी का हाथ थामा हुआ था, जिस वजह से वो भी गिरता दिखाई दिया। हालांकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक रेलवे पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाई और दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह दोनों की जान बाल बाल बची। अमेरिका के शिकागो से पुलिस के अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिकों के साथ ज्यादती का एक वीडियो सामने आया। पुलिस की चूक की वजह से अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी महिला को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बताया गया कि पुलिस छापा मारने के लिए निकली थी, लेकिन गलती से उस महिला के घर में घुस गई। वो महिला काम से लौटी थी और कपड़े बदल रही थी, तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर उसके घर में आ धमकी। पुलिस ने उसे कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया और उसे हथकड़ी लगा दी। महिला गिड़गिड़ाती रही, पुलिस को उसकी गलती भी बताती रही, लेकिन पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए। हालांकि ये फरवरी 2019 की घटना है, जिसका वीडियो पुलिस ने अब जारी किया। कोरोना नियमों के तहत बिहार सरकार ने जनवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि राज्य में 4 जनवरी से 8वीं से 12वीं तक के स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की क्लासें खोली जाएंगी, जबकि
15 दिनों की समीक्षा के बाद 8वीं से नीचे की कक्षाएं शुरू कराने पर विचार होगा। साथ ही कोचिंग सेंटर और हॉस्टल खोलने का फैसला भी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में मास्क देगी ताकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। दिल्ली में फैक्ट्री में आग लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक चप्पल की फैक्ट्री में आग लगने से 2 मासूम सगे भाइयों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाइयों की उम्र 4 और 5 साल थी। राजस्थान के कोटा में न्यूनतम 3 डिग्री तापमान होने के साथ तेज हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई, जिससे बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कतर की राजधानी दोहा में नेशनल डे के मौके पर मिलिट्री परेड और एयर शो के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 28 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीडीसी चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को घोषित होंगे। केरल के पलक्कड़ में 11 सीपीआईएम कार्यकर्ताओं को एक मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क पर मामूली विवाद में हुई हाथापाई में एक आर्किटेक्ट का सिर डंपर के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद मारपीट के आरोपी समेत डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। उद्योगपतियों के संगठन एसोचैम के फाउंडेशन वीक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित करेंगे। टाटा समूह की तरफ से रतन टाटा इस सम्मान को लेंगे। इस समय एसोचैम से 400 चैम्बर्स और व्यापारिक संगठन जुड़े हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम के 10 क्रिकेटरों को कोरोना हो गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम के 10 क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टीम को यह झटका ऐसे समय लगा है जब अगले हफ्ते से वहां श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है। पॉजिटिव पाए गए ये सभी खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट में खेल रहे थे। अब ये मामला सामने आने के बाद इस घरेलू टूर्नामेंट पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में कुछ लोगों पर वहां बने पीएम दफ्तर को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करने का आरोप लगा, जिसके बाद इसका विज्ञापन देने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने कंगना रनौत के खिलाफ पटना की अदालत में मुकदमा दायर किया। आरएलएसपी ने कंगना पर पार्टी नेताओं की एक पुरानी तस्वीर को गलत तरीके से रीट्वीट करने का आरोप लगाया। फिल्मी दुनिया में अपना हस्ती चमकाने के लिए एक साफ सुथरे छवि के व्यक्ति को इन्होंने धूमिल करने के काम किया है। शोएब अख्तर ने तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का बचाव किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने बताया कि आमिर अब भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से गेंद डाल सकते हैं। इसके लिए शोएब ने पीसीबी के सामने आमिर को ट्रेनिंग देने की पेशकश रखी। एक दिन पहले आमिर ने पीसीबी पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने का ऐलान कर दिया था। आपका प्रेशर डाला जाता, आप पे आपको फंसाया जाता, आपको मेंटली वीक किया जाता। राजस्थान सरकार ने कोरोना टीके के लिए तैयारियां तेज कर दी, जिसके तहत जयपुर में टीका लगाने के लिए 200 केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीन को रखने के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए। इस वक्त जयपुर के स्टेट कंट्रोल रूम के अंदर हैं, जहां पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज हाउस बनाए गए हैं बड़े, जिसके अंदर वैक्सीन को रखा जाएगा। खबरें हैं कि अकेले जयपुर में 20,000 लोगों को टीका लगाने की तैयारी है, जिन्हें वैक्सीन के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। तो प्रथम चरण में हम गवर्नमेंट की जो हमारे सेंटर हैं, संस्थान है मेडिकल के, और जो प्राइवेट बड़े संस्थान हैं मेडिकल के, वहाँ पर वैक्सीनेशन के हमने पॉइंट निर्धारित किए हैं। अयोध्या में मस्जिद बनाने को लेकर आज इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की अहम बैठक होगी। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ मस्जिद का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट भी शामिल होंगे। जो लोग लखनऊ नहीं आ पाएंगे उन्हें वर्चुअल तरीके से बैठक में जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन मस्जिद की नींव रखी जाएगी। इस बैठक के बाद इसके डिजाइन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। राजस्थान के भरतपुर में गांव के कुछ लोगों ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों का आरोप है कि 4 लोग नकली पुलिस बनकर गांव के लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनकी पिटाई कर दी।
घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी को गिरेबान से पकड़े दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग उसके साथियों के साथ मारपीट करते नजर आए। कोई उन्हें लातों से मारता दिखा तो कोई उन पर घूंसों की बरसात करता रहा। इस हंगामे की वजह से वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिनमें शामिल कई लोग इस पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहने लोगों के साथ गाली गलौज करते दिखे। उनके नाम जानने के लिए गांव के लोग उनका बैच देखने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। इस दौरान एक आदमी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा ताकि वो लोग उससे मारपीट ना करें। इसके बाद गांव वालों ने उससे मारपीट तो नहीं की, लेकिन उसके साथियों की जमकर धुनाई करते रहे। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में अरब क्रांति का 1 दशक पूरा होने पर रखा गया कार्यक्रम लोगों के तगड़े विरोध की वजह से रद्द करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारी कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वहां गरीबी, भारी बेरोजगारी और गर्त में जा चुकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं न सिर्फ शामिल हुई बल्कि वो विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करती नजर आईं। एक महिला तो सुरक्षा कर्मियों से भिड़ी हुई भी दिखी। लोगों ने आरोप लगाया कि 10 साल पहले क्रांति लाने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे, नेताओं को सत्ता दिलवाई थी, लेकिन उनकी अपनी ही किस्मत नहीं चमकी, इसलिए उन्होंने खुंदक में अरब क्रांति की बरसी पर रखे गए कार्यक्रम की जगह पर डेरा जमा लिया। सरकार की नाकामी पर लोगों में काफी गुस्सा नजर आया। पुलिस भी उन्हें समझा बुझा नहीं पाई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रोजगार और विकास की मांग उठाते हुए मार्च भी निकाला। असल में 17 दिसंबर 2010 के दिन ट्यूनीशिया के इसी सीदी बोजिद शहर में फल और सब्जी बेचने वाले एक आदमी ने पुलिस की ज्यादती से तंग आकर खुद को आग लगा ली थी। उसकी मौत के बाद पूरे ट्यूनीशिया में निरंकुश सरकार के खिलाफ आंदोलन भड़क गया था। लोगों का आरोप है कि क्रांति से उनके देश में सत्ता तो बदल गई, उनकी जिंदगी नहीं बदल पाई। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। हालांकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जिनको माना जाता है कि सबसे बड़े कम्युनिकेटर जो है, मास के कम्युनिकेटर जो है वो हैं, उनके मुकाबले में पासंग में नहीं ठहरते। गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। विराट कोहली इस साल के अपने आखिरी टेस्ट की कल आखिरी पारी खेलेंगे। विराट पिता बनने वाले हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज बीच में ही छोड़कर इस मैच के बाद भारत लौटेंगे। ऐसे में विराट कोहली के पास 2020 में टेस्ट शतक बनाने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि इस साल उनके बल्ले से कोई टेस्ट शतक नहीं निकला है। 2008 के बाद बीते 12 साल में ऐसा पहला मौका है जब विराट के बल्ले से पूरे साल में कोई शतक न निकला। हालांकि इसकी बड़ी वजह कोरोना संकट भी रहा, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से करीब 6 महीने अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं कराए जा सके। 2020 में विराट कोहली अब तक 9 टेस्ट पारियां खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 47 से ज्यादा की औसत से 431 रन बनाए हैं और 89 रन इस साल उनका सर्वाधिक स्कोर रहा। हालांकि इस साल उनके बल्ले से 5 अर्धशतक जरूर निकले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीएमसी के विधायकों के इस्तीफे पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन पर दादागिरी की सरकार चलाने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी जी की नाव डूबने जा रही है, क्योंकि उसमें एक के बाद दूसरा सुराख होता चला जा रहा है। एक विधायक, दूसरा विधायक, तीसरा विधायक इस्तीफा दे रहा है। पार्टी के ही लोगों का विश्वास ममता बनर्जी के ऊपर से उठ चुका है, क्योंकि वह दीदी नहीं, अब दादागिरी वाली सरकार चलाती है। ममता केवल नाम का, लेकिन ममता कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग का रिव्यू करते हुए चीन को बड़ा झटका दिया। ब्लूमबर्ग.com की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के रिव्यू में चीन की रैंकिंग में गड़बड़ी पाई गई। 2018 की रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में चीन को 78वें स्थान पर रखा गया था, जबकि रिव्यू में पाया गया कि चीन को 85वें पायदान पर जगह मिलनी चाहिए थी। चीन के अलावा सऊदी अरब और अजरबैजान की रैंकिंग में भी रिव्यू के दौरान बदलाव किया गया। वर्ल्ड बैंक ने इस साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी करने पर रोक लगाई थी और 5 साल की लिस्ट रिव्यू करने का फैसला किया था। ये वो 5 साल थे जब भारत 67 अंकों की छलांग लगाने के बाद 63वें पायदान पर पहुंच गया था। 2014 में इस रैंकिंग में भारत 142वें नंबर पर था और लगातार सुधार करते हुए 2019 में 63वें पायदान पर पहुंचा था। रूस में भी कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। रूस में लोगों के कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई।
हालांकि पहले चरण में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर जाएंगे, जहां वो गोवा लिबरेशन दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक भैंसे ने एक पुलिस वाले को जोरदार टक्कर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस दौरान भैंसे ने कई वाहनों को भी तोड़ डाला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई। बताया गया कि ये आग प्लांट में रखे केमिकल से फैली। इस आग की चपेट में आकर प्लांट में काम करने वाले कई लोग घायल हो गए। पीएम मोदी 21 दिसंबर यानी सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिका के ओहायो प्रांत में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को एक आदमी ने सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि इसके बाद आरोपी ने कार में बैठकर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुंबई के पास ठाणे के डोंबिवली में कपड़ों की रंगाई करने वाली एक फैक्ट्री में इतनी भयानक आग लगी कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि फैक्ट्री में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग का ऐसा विकराल रूप देखने को मिला जिससे ऐसा लगा जैसे वो काल बनकर सब कुछ निगल जाएगी, इमारत का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगी। लगभग पूरी फैक्ट्री आग की आसमान छूती लपटों में धधकती नजर आई। उससे निकलता घना काला धुआं मीलों दूर से ही साफ साफ दिखा। आग के इस वीडियो में ऐसा खतरनाक मंजर नजर आया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन आग का तांडव यही नहीं थमा। देखते ही देखते उसने इमारत को खोखला करना शुरू कर दिया और फैक्ट्री के टिन शेड के हिस्से टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए 2024 में भी नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी नेता के नहीं होने का दावा कर दिया। कि अभी जो स्थिति है उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो हालत है अपोजिशन की उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी को 2024 में भी कोई चुनौती मिलने वाली है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक धर्मगुरु की गिरफ्तारी पर उनके समर्थक भड़क गए। उनको रिहा करने की मांग पर लोगों ने सड़क पर कोहराम मचा दिया और वहीं जम गए। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें संभालने के लिए पुलिस के दंगा निरोधी दस्ते को उतरना पड़ा। हिंसा की आशंका में पुलिस के जवान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। सिर पर हेलमेट और हाथों में ढाल लिए वो गिरफ्तार धर्मगुरु के आग बबूला समर्थकों के आगे खड़े तो हो गए, लेकिन समर्थक भी कहां पीछे हटने वाले थे। वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, मगर फिर पुलिस ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली और प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की मथुरा से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच एक यात्री फंस गया, जिसे रेलवे पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए बचा लिया। बताया गया कि ट्रेन पकड़ते वक्त वो लड़खड़ा कर गिर गया, जिस पर नजर पड़ते ही रेलवे पुलिस के सजग जवान तुरंत वहां पहुंचे और उस यात्री को बचा लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि यात्री को बचाने के लिए जवान पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गए। इस बीच मदद के लिए स्टेशन पर मौजूद कुछ और यात्री भी दौड़ते हुए आए। जवानों की फुर्ती और जाबाजी से उसकी जान बच गई। बाद में उन्होंने यात्री को उसी ट्रेन में बैठाकर उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। मुंबई के करी रोड रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के उतरने के दौरान ट्रेन चल पड़ी। वो अपने 4 साल के पोते के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर रही थी। तभी कुछ ही देर पहले वहां आकर रुकी लोकल ट्रेन चल पड़ी, लेकिन इतनी देर में बुजुर्ग उतर नहीं पाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली जगह के बेहद नजदीक जा गिरी। बुजुर्ग के साथ मौजूद उनका पोता तो पहले ही प्लेटफॉर्म पर उतर चुका था, लेकिन उसने अपनी दादी का हाथ थामा हुआ था, जिस वजह से वो भी गिरता दिखाई दिया। हालांकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक रेलवे पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाई और दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह दोनों की जान बाल बाल बची। आतंकी हरकतों पर भारत के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान इतना खौफ में है कि उसे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। यही कुछ हालत पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की दिखी, जो संयुक्त अरब अमीरात रिश्ते सुधारने पहुंचे, लेकिन वहां सबके सामने सर्जिकल स्ट्राइक का रोना रोने लगे। I've learned through our intelligence sources, India is planning a surgical strike against Pakistan. कोरोना नियमों के तहत बिहार सरकार ने जनवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि राज्य में 4 जनवरी से 8वीं से 12वीं तक के स्कूल
स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की क्लासें खोली जाएंगी, जबकि 15 दिनों की समीक्षा के बाद 8वीं से नीचे की कक्षाएं शुरू कराने पर विचार होगा। साथ ही कोचिंग सेंटर और हॉस्टल खोलने का फैसला भी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में मास्क देगी ताकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रक की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। मरने वाले आदमी का नाम सिद्धार्थ था और वो पेशे से इंजीनियर था। यह हादसा तब हुआ जब वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी कार की टक्कर एक स्कूटर से हो गई। इसके बाद उन दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। थोड़ी देर बाद उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। जो तस्वीर सामने आई उसमें स्कूटर चला रहा आदमी बीच सड़क पर उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाता नजर आया। इस दौरान वहां से कई लोग गुजरते दिखे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। झगड़ा बढ़ा तो स्कूटर सवार ने सिद्धार्थ नाम के उस आदमी को धक्का दे दिया, जिससे वो सड़क से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। बाद में पुलिस ने स्कूटर सवार को गिरफ्तार कर लिया।